आप सबको मेरा नमस्कार। सम्मानित अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, माननीय उपाध्यक्ष दिल्ली मोहन सिंह बिष्ट जी, राज्यों के विधानमंडलों के माननीय अध्यक्षगण, सभापतिगण, दिल्ली विधानसभा और देश की अन्य विधानसभाओं विधानमंडलों से आए अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, आज से ठीक 100 साल पहले आज हम सबके लिए यादगार दिन है। इसी दिन 24 अगस्त 1925 को पहले भारतीय विठल भाई पटेल जी तत्कालीन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष पद पर बैठे, कार्यभार संभाला। शायद किसी भी संवैधानिक पद पर यह किसी पहले भारतीय का चयन था और इतने सुंदर प्रदर्शनी उनके जीवन पर, इतने प्रेरक प्रसंग दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रदर्शनी में लगाए गए। इसके लिए मैं खास तौर से अध्यक्ष माननीय विजेंद्र गुप्ता जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। उन्होंने चुनाव में सरकारी पक्ष के प्रत्याशी दीवान बहादुर रंगाचार्य को 2 मतों से हराया। केंद्रीय विधायिका के पहले निर्वाचित गैर सरकारी अध्यक्ष के रूप में भारतीय संसदीय लोकतंत्र की जो मर्यादाएं उन्होंने स्थापित की, वे आज भी हमारे लिए आदर्श और प्रासंगिक हैं। वे आज भी हमें प्रेरित करती हैं। इस अर्थ में यह भवन जहां हम बैठे हैं, यह भारत के लोकतंत्र का तीर्थ है। हम याद करें 1911 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली आई। 1912 में यह भवन हमारे संसदीय लोकतंत्र की शुरुआती पीठ का स्थल बना। 1909 में माननीय विंडो सुधार के तहत बनी इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली की पहली बैठक जनवरी 14 में हुई। यही 1919 के मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड सुधारों के तहत 1921 में गठित सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 8 सत्रों में 340 बैठकें यही काउंसिल चैम्बर में हुई। मैं उल्लेख करना चाहूंगा इसी चैम्बर जो हमारे इतिहास के प्रेरक नायक हैं, जिनको आज भी पढ़कर हम प्रेरित होते हैं, जिनके जीवन से हमें सीख मिलती है, वे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के, जो महात्मा गांधी ने जिन्हें अपना नायक और प्रेरक इंसान माना, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, पंडित मोतीलाल नेहरू जी, तेज बहादुर सप्रू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एंड द ग्रेट सच्चिदानंद सिन्हा जैसे अनेक लोग जो हमारे इतिहास के जीवित नायक हैं, उनके भाषण इसी सदन में गूंजे। यही इस विश्वविद्यालय से मैं पढ़ा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की वाणी इसी कक्ष में, चाहे रॉल्ट एक्ट के संदर्भ में जहां महात्मा गांधी उपस्थित थे, ऊपर सुनने वालों में 4 घंटे तक लगभग उन्होंने भाषण दिया और इसका उल्लेख बाहर की प्रदर्शनी में। ये वही भवन है जहां रोलेट एक्ट जैसा दमनकारी विधेयक पारित हुआ। आजादी के आंदोलन की जिसने दिशा बदल दी, बाहर महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और सदन के अंदर विठल भाई ने उस विधेयक में 250 से अधिक संशोधन प्रस्तुत किए, जिसे पास कराने में सरकार को लंबा समय लगा और उधर असहयोग आंदोलन तेज हुआ। परिणाम स्वरूप रोलेट एक्ट पूरी तरह अमल में नहीं आ सका। सरदार पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल, सरदार पटेल तो आदमी भारत के स्मारक माने जाते हैं। उनके कार्यकाल में विधायिका को सरकार से अलग एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित होने का गौरव मिला। वाइसराय को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के परिसर में अध्यक्ष की आधिकारिक सत्ता को मानना पड़ा, जिसे आपने बाहर देखा होगा। विधायिका के लिए अध्यक्ष की देखरेख में एक अलग सुरक्षा तंत्र और सचिवालय उन्हीं की देन है। आजादी बाद हमारे संविधान के आर्टिकल 98 में इसे हमने बनाया था। यह इस लेजिस्लेटिव असेंबली का ऐतिहासिक अतीत है जो हमें प्रेरित है। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा श्री विजेंद्र गुप्ता जी का आदेश था कि भारत के लोकतांत्रिक अतीत पर
मैं कुछ अपने विचार आपसे साझा करूं। दरअसल हमारे नए संसद भवन में जरूर होकर छाप देखिए, भारत के लोकतांत्रिक अतीत को दिखाती एक अलग गृह वहां बनाई गई है। हम उस गौरवशाली अतीत के प्रति उत्तरदायी हैं, जिसके लिए महात्मा गांधी, विक्टर भाई पटेल, सरदार पटेल जैसे अनेक मनीषियों ने अपने जीवन को खपा दिया। हम अपने उस गौरवपूर्ण अतीत के साथ क्या न्याय कर रहे हैं, यह भी हमें आज स्मरण रखना चाहिए। हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि कोई भी तंत्र किसी भी विचार या परंपरा के आधार पर खड़ा होता है। समाज में स्वीकार स्थापित मूल्यों, मर्यादाओं, मान्यताओं को पोषित विकसित करने के लिए कोई तंत्र विकसित होता है। प्राचीन भारत का लोकतंत्र आधुनिक अर्थों में इलेक्टिव भले न रहा हो, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव और डेलिबरेटिव था। भारत में संसदीय लोकतंत्र भले ही शताब्दी पूर्व आया हो, यहाँ की सनातन लोक मर्यादाओं और लोकाचरण में सदैव लोकतांत्रिकता रही है। आप कभी कल्पना करें कि कोई राजकुमार यहाँ शहर में घूमने निकलता है और जनता की दीनता, रोग और कष्ट देकर वो बना के लेकर गौतम बुद्ध बनता है। एक राजकुमार पिता का वचन रखने के लिए 14 वर्ष वन में भटकते हैं। वो वनवासी समुदायों को एकत्र कर विश्वास और आस्था के साथ वंचितों के साथ खड़ा होकर अपने समय की सबसे महत्वपूर्ण राजसत्ता से तक आते हैं। इसी तरह मगध के एक राजा अशोक कलिंग युद्ध के बाद हम अपनाते हैं। एक सम्राट हर्षवर्धन हर 12 वर्ष पर प्रयाग के कुंभ में जाकर अपना सर्वस्व वंचित जनता को दान कर देते हैं। क्या ये सभी यह नहीं दिखाते कि किस तरह से हमारे यहाँ तत्कालीन राजतंत्र जो हम मानते हैं उसमें लोकतांत्रिक क्यों बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग। रामायण महाभारत जैसे महान ग्रंथों को रचने में रचनाकारों ने अपना बौद्धिक निवेश किया। वे ग्रंथ सदियों और पीढ़ियों से जन समाज में प्रचलित रहे। यह दिखाता है इस निहित आदर्शों की समाज में कैसे व्यापक स्वीकार किया, कैसे उन्होंने हमारे मूल्य और संस्कारों को बढ़ा। हमारे संविधान की मूल प्रति में शांति निकेतन के प्रख्यात चित्रकार नंदलाल बोस जी द्वारा हमारी परंपरा के लिए, हमारी परंपरा से दिए गए इवेंट्स उकेरे गए हैं। ये चित्र आधुनिक संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान को हमारे अतीत की लोकनीति से जोड़ते हैं, संविधान को सांस्कृतिक वैचारिक संदर्भ देते हैं, उसे पूर्णता देते हैं। दुर्भाग्य से हम संविधान को इन चित्रों से अलग करके देखते हैं, इसलिए हम अपने समृद्ध अतीत की झलक नहीं पाते। यह विडंबना रही है कि हमारी शिक्षा प्रणाली से भारतीय लोकतंत्र को यूरोपीय मानदंडों से देखा गया। यूनान और रोम के लोकतंत्र के हिसाब से भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा को आंका जाता था। ग्रीक सिटी स्टेट लोकतंत्र की तुलना भारत जैसे विविधतापूर्ण देश से करना ही अपने आप में एक किस्म से आयरनी है। ग्रीस के राजनीतिक गुरु प्लेटो का तो मानना था कि डेमोक्रेसी लीड्स टू एनार्की व्हिच इज मॉब रूल। विद्वान मानते हैं कि देयर वाज नो पब्लिक इन प्लेटोज रिपब्लिक। अरस्तु ने कहा एंड आई कोट, रिपब्लिक डिक्लाइन इनटू डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी डिक्लाइन इनटू डिस्पोटिज्म। वो सिकंदर महान के गुरु। रोम का लोकतंत्र तो चंद अभिजात्य वर्ग के यही खुला था। सत्ता का केंद्रीकरण, षड्यंत्रकारी, कूटवादी, हिंसा और तख्ता पर यही रोमन लोकतंत्र की पहचान थी। भारतीय नैतिक दर्शन में साध्य और साधन दोनों की विशिष्टता को महत्व दिया गया, जबकि पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन में साध्य का ही महत्व है, साधन का नहीं। और महात्मा गांधी को क्यों दुनिया का विलक्षण व्यक्ति मानते हैं? उन्होंने हमेशा साधन और साध्य के बीच रिश्ता को सबसे अधिक महत्व दिया। उनके जीवन के अनेक लंबे प्रकरणों में विस्तार में नहीं जाना चाहता। जब उन्होंने चौरी चौरा का प्रकरण देखिए, साधन और साध्य का पक्ष उठाकर उन्होंने अपने पांव पीछे लिए। क्यों? इसका एक बड़ा दुर्गामी, ये हमारी संस्कृति की खासियत है कि हम साधन और साध्य को भी जोड़ कर देते हैं। यानी पवित्र रास्ते से पवित्र मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। पूरा पश्चिम का दर्शन तो मैकियावेली की देन। मैकियावेली इटली का आप जानते हैं दार्शनिक, जैसे हमारे यहाँ चौड़ा, उन्होंने प्रिंस किताब लिखी। उसकी मूल भावना जस्टिफाइड मींस, यानी हत्या कर, षड्यंत्र कर, जो कुछ कुचक्र करके सत्ता में सक्सीड हो सकते हैं, वो सत्ता पाना महत्वपूर्ण है। सत्ता पाने के लिए रास्ते किस तरह के अपनाते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। पश्चिम का दर्शन ये मानता है, भारत का दर्शन ये मानते हैं। बुनियादी फर्क है, ये भारत की विशेषता। कौटिल्य ने प्रजा के हित में ही राजा का हित माना। 2300 सालों पहले
राजा का कोई निजी हित नहीं होता। सम्राट अशोक अपनी प्रजा को अपनी संतान मानते थे। धौली अभिलेख जिसमें खुदा हुआ है। लेकिन मैकियावेली ने क्या कहा, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड, यानी राजा से लोग डरें, उसका सम्मान और प्रेम न करें। यह बुनियादी फर्क भारत और यूरोप के चिंतन में रहा है। भारत की प्रकृति विविधता से भरी, कौन सी विविधता नहीं हमारे यहाँ, भाषाई, क्षेत्रीय, धार्मिक, वैचारिक, हर प्रकार की विविधता। प्रसिद्ध अमेरिकी व्यंग्यकार मार्क ट्वेन 1887 में अपनी भारत यात्रा के दौरान फॉलोइंग द इक्वेटर में लिखा, भारत की विशालता और विविधता के बारे में कहा, इट टेक्स 80 नेशंस स्पीकिंग 80 लैंग्वेजेस टू पीपल टू हर। उसी मार्क ट्वेन ने काशी और भारत को देखने के बाद कहा, इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, मानव सभ्यता का ये पालना है, बर्थप्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, mother of history, the grandmother of legends and great grandmother of traditions। भारत यूरोपीय नेशन स्टेट की अवधारणा से कहीं अधिक विस्तृत और विविधतापूर्ण है। तभी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने तो भारत को कन्फेडरेशन ऑफ कल्चर्स कहा था। इसी विविधता को समाहित करने के लिए भारत का लोकतांत्रिक और समावेशी होना जरूरी था। केंद्रीकृत और भारत के चरित्र के विरुद्ध है। हम मूलतः लोकतांत्रिक प्रवृत्ति, लोकतांत्रिक संस्कृति के लोग हैं। 2014 में पहली बार राज्यसभा आया तो मैंने अनेक सुक्तियां राज्यसभा में देखी हैं, जो वर्णन मैं कह रहा था कि किस तरह से शांति निकेतन के नंदलाल बोस ने हमारी संस्कृति से जोड़कर हमारे संविधान को दिखाया। आप समाधान करें, आज भी देख सकते हैं। और हमारे ट्रेडिशन में क्या है, जैसे बोल का एक श्लोक जो अक्सर घर घर उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, सह नाव बतु सहनो गुणतु सह विवेक करवा, यानी हम साथ आगे चले, हम साथ वो करें, एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखें। इससे अधिक लोकतांत्रिक लोकनीति मेरे विचार में कोई और नहीं आपको मिलेगा। अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को जानबूझकर दबाया गया ताकि वो अपने इस झूठ को, सिद्धांत को दुनिया में सही ठहरा सके कि भारत को सभ्य बनाना। वह मशहूर कोट है, व्हाइट मैन बर्डन, यानी गोरे आदमी का बोझ होता है। भारत में लोकतांत्रिक प्राचीन समय से लोकतांत्रिक मूल्य और परंपरा थे। भारत के लोकतांत्रिक अतीत के बारे में हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने 10 अप्रैल 1948 को दिल्ली विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान के दौरान कहा, आई कोट, जब यूरोप के निवासी लगभग बर्बर और खानाबदोश जीवन जी रहे थे, यहाँ संसदीय संस्थाएं हमारे यहाँ काम कर रही थी। वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर जैसे मनीषी का एक कथन भारत के लोकतंत्र की जननी होने के दावे को ऐतिहासिक संदर्भ देता है। हम लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं से वैदिक काल से ही परिचित हैं। लोकतांत्रिक शासन की प्रसिद्ध परिभाषा जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन हमें बचपन से बताया जाता है, जो पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 1863 में दी थी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पहले भाग विनयाधिकारिका के अध्याय 15 में एक श्लोक है। उसका अर्थ है कि लगभग 2300 वर्ष पूर्व, यानी ईसा से 300 साल पहले यही बात उसमें उल्लेख है उस श्लोक में, राजा की खुशी प्रजा की खुशी, प्रजा का हित ही राजा का वास्तविक हित है। जो प्रजा को प्रिय लगे वही राजा का हित होना चाहिए। हमारे प्राचीन ग्रंथों में विभिन्न प्रतिनिधि निकायों और लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इसी तरह ऋग्वेद में सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के कई संदर्भ मिलते हैं। सभा बुजुर्गों की परिषद होती थी या राजा को शासन प्रशासन में सलाह देती थी। आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली न्यायिक संस्था के रूप में भी काम करती थी। दूसरी ओर मशहूर इतिहासकार के.पी. जायसवाल के अनुसार समिति संपूर्ण जनता की आम सभा होती थी। ये दोनों संस्थाएं राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अधिकार रखती थी और राजा की शक्तियों पर नियंत्रण करती थी। राजा के इन प्रतिनिधि संस्थाओं से सलाह और समर्थन लेना आवश्यक था। अथर्ववेद 7:12 के एक मंत्र के अनुसार राजा प्रार्थना करता है। इससे आप वर्ग समझिए भारत की लोकतंत्र की प्राचीनता का। राजा प्रार्थना करता है, सभा और समिति जो प्रजापति की दो पुत्रियां, प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि में मानते हैं, दोनों मेरी रक्षा करें, मुझे सहायता दे और मैं एकत्र हुए लोगों के बीच मधुर वचन बोल सकूं। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि सभा और समिति की बैठक में शालीन मधुर वचन बोले जाने चाहिए। समिति राजा के चुनाव में शामिल होती थी और राजा और प्रशासन को प्रभाव रखती थी। ऋग्वेद के 10 मंडल में एक मंत्र में भी समिति का उल्लेख मिलता है, जिसका भावार्थ है, तुम सभी एकत्र हो, समिति में सम्मिलित हो और एक स्वर में अपने विचार प्रकट करो।
सभा में हर कोई सम्मिलित हो, सबका मन एक जैसा हो, सबकी बुद्धि एक जैसा, सबकी आकांक्षाएं और हृदय एक हो। जब सबका मन एक हो जाएगा तभी तुम सुखपूर्वक और सफलता से रह सकोगे। यह मंत्र स्पष्ट रूप से दिखाता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और सर्वसम्मत पर आधारित शासन को भारत के लोकतंत्र में अभिष्ट माना गया। महाभारत के शांति पर्व की सभा का उल्लेख मिलता है। वह सभा नहीं होती जो संसद में खुदा हुआ है, जहाँ वृद्ध यानी अनुभवी लोग नहीं होते, वे वृद्ध नहीं होते जो धर्म की बातें नहीं करते, वह धर्म नहीं जहाँ सत्य नहीं है, और वह सत्य नहीं जो छल और धोखों की ओर ले जाए। इसका एक उदाहरण राजसूय यज्ञ की विधि में मिलता है। एक चक्रवर्ती सम्राट यज्ञ के दौरान 3 बार उच्चारण करता था, अदंडो अस्मि, यानी मुझे दंडित नहीं किया जा सकता। फिर पुरोहित अपने धर्म दंड से राजा की पीठ पर 3 बार स्पर्श करते हुए उसे चेताता था, धर्म दंडो अस्मि, अर्थात हे राजन, आपको धर्म के दंड से दंडित किया जा सकता है। कानून के शासन का यह पहला उदाहरण था जहाँ विधि के सामने या कानून के सामने राजा हो या सभी एक हैं। यह भारतीय मनीषा में चीजें रही हैं। राजा की शक्तियां सीमित थी। एक श्लोक में कहा गया है, राजा को सदा बुद्धिमान होना चाहिए, परंतु कभी भी अपनी मनमानी न करे। उसे सभी सभासदों, अधिकारियों और जनता की सलाह से काम करना चाहिए। सब सभा की उत्तम बुद्धि में स्थित रहना चाहिए। उत्तर वैदिक काल में गणराज्य संचालित राज्यों में इसी प्रकार की सभाएं कार्यरत रही। डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार गण शब्द का अर्थ है संख्या, गणराज्य का अर्थ है संख्या का शासन, यानी बहुसंख्यकों का शासन। गण एक सभा या संसद होती थी और गणराज्य मतलब हुआ सभा द्वारा संचालित शासन। इस प्राचीन गणराज्यों को गणराज्य कहा गया। ऐतरेय ब्राह्मण, पाणिनि के सुधाई, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाभारत मनुस्मृति, अशोक के स्तंभों पर लिखे विवेक, बौद्ध और जैन विद्वानों की रचनाएं, समकालीन यूनानी इतिहासकारों की कृतियां, अन्य ऐतिहासिक प्रमाण उत्तर वैदिक काल में गणराज्यों के अस्तित्व और उनके कार्य प्रणाली का विस्तार से उल्लेख करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध कालीन कुछ प्रसिद्ध गणराज्य थे। शाक्य, मल, पैजिक, वैशाली, जातक अथवा गणराज्यों के कार्य संचालन की पद्धतियों का विवरण मिलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उत्तर बिहार में स्थित पूर्ववर्ती दीक्षित गणराज्य के बसाण गांव में, बसाण इलाके में की गई खुदाई में अनेक साहित्यिक और पुरातात्विक शोध प्राचीन वैशाली लोकतंत्र के बारे में बताते हैं। तथागत यानी बुद्ध ने 25 संघ के सभासदों से कहा कि जब तक वे आपसी सम्मति से रहेंगे, वरिष्ठ वृद्धों का सम्मान कराते रहेंगे, तब तक उनका शक्तिशाली पड़ोसी राजतंत्र मगध में पराजित नहीं कर सकता। इन स्रोतों से सर्वजन मताधिकार, सामान्य सभा समितियां, विचार विमर्श की व्यवस्था जैसे तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ सभा समितियों और बौद्ध काल के भिक्षु संघों में किस तरह नियमानुसार काम होते थे, इसका उल्लेख मिलता है। इनका संचालन एक निष्पक्ष, विद्वान, धर्मनिष्ठ और परिपक्व सभापति द्वारा, यानी आज के तौर पे जिन्हें अध्यक्ष कहते हैं, उनके द्वारा होता था। सभा के सदस्यों को सभासद कहा जाता था और सभापति को सभा के अनुशासन बनाए रखने का अधिकार प्राप्त था। सभा के अनुशासन के लिए सभापाल की व्यवस्था होती थी, जिन्हें आप आज की तारीख में मार्शल कह सकते हैं। इन संस्थाओं में कुछ प्रक्रियाएं आज के संसदीय उपकरणों जैसी थी, जैसे प्रस्ताव, कोरम, न्यूनतम उपस्थिति, बहुमत से निर्णय आदि। यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर राजाओं का चुनाव भी इन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जाता था। ये संस्थाएं सिर्फ राजा को सलाह ही नहीं देती थी, बल्कि उसे जवाबदेही भी सुनिश्चित करती थी। बौद्ध भिक्षु संघों में आधुनिक संसदीय प्रक्रियाओं जैसे कई नियमों का पालन किया जाता था। विनय पिटक में संघों की मतदान प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। मशहूर इतिहासकार और राज्यसभा के पूर्व सदस्य डॉक्टर राधाकुंड मुखर्जी के अनुसार बौद्ध संघों के काम से स्पष्ट होता है कि उस समय भी एक प्रकार का व्हीप था, जिसे गणपूरक कहते हैं। भारत के संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जो कहा, वो मैं उद्धृत कर रहा हूँ। It is not that India did not know what is democracy. There was a time when India was a studied republics, and even where there were monarchies, they were either elected or limited. They were never absolute. It is not that Indian did not know parliaments or parliamentary procedure. A study of the Buddhist Bhikshu Sanghs discloses that not only there were parliaments, for the Sanghs were nothing but parliaments, but the Sanghs knew and observed all the rules of parliamentary procedure known to modern times. यानी यूरोप जब एक तरह से अंधकार में डाल देता तो भारत में स्थिति थी,
पहले भी मैंने अम्बेडकर साहब को कोट किया दिल्ली विश्वविद्यालय में बोलते हुए, प्राचीन काल से लेकर विजयनगर साम्राज्य तक ग्रामीण और शहरी तमिलनाडु में स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक संस्थाएं सक्रिय थी। शिलालेखों और साहित्यिक स्रोतों के अनुसार दक्षिण भारत के वारंगल के काकतीय शासनकाल में भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कार्यरत थी। इस प्रकार हम पाते हैं कि पूरे भारतवर्ष में क्षेत्रीय बदलाव के साथ हर राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंग था। आधुनिक लोकतंत्र के संदर्भ में अक्सर 13वीं शताब्दी में बने मैग्ना कार्टा को लोकतंत्र की न्यू दुनिया मानती है, लेकिन इससे पहले 12वीं शताब्दी में भगवान बसवेश्वर ने भारत में अनुभव मंडप की स्थापना की थी, जो एक समावेशी लोकतंत्र का प्रायोगिक मंच था। यह मंडप सभी को एक साथ मिलकर राज्य और देश के हित में काम करने की प्रेरणा देता था। इसके अतिरिक्त चेन्नई के पास उत्तिरमेरूर गांव के एक मंदिर की दीवारों पर मिले शिलालेखों में भी चोल साम्राज्य के समय के स्थानीय स्वशासन और चुनावी प्रक्रिया का प्रमाण दर्ज है। इसमें उल्लेख है कि जो प्रतिनिधि अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दे सकते, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। ये व्यवस्था हमारे यहाँ आज नहीं, बहुत पहले से थी। हमारे पूर्वजों ने न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं में विश्वास किया, बल्कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता को भी महत्व दिया। और एक कदम आगे बढ़कर मैं और आपको बताऊं, जिन्हें हम कहते हैं आदिवासी इलाके, उनमें किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी, उसका अध्ययन हमें करना चाहिए। न सिर्फ नागरिक जीवन में लोकतांत्रिक प्रणाली थी, बल्कि आदिम जनजातीय समुदायों में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की गहरी पैठ थी। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते थे और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। महिलाओं को सामाजिक जीवन में समान रूप से भागीदारी का अधिकार था। छोटा नागपुर पठार के आदिवासी समुदायों की शासन व्यवस्था भी लोकतांत्रिक प्रकृति थी। छोटा नागपुर के आदिवासी समुदाय थे असम की टीवा, सिक्किम की जुलसा, मेघालय की कारवी, लेफ्यू, सिमी, त्रिपुरा की जमातिया के ओड़ा, अरुणाचल के केबांग और मोनपा, मणिपुर की हौसा, नागालैंड की कुटू मेंडे और मिजोरम की दुसाई। इन जनजातियों की पारंपरिक परिषदें हुआ करती थी, जहाँ सामूहिक निर्णय होते थे। हमारे यहाँ आध्यात्मिक आंदोलनों ने भी लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिस्थापित किया। आध्यात्मिक और धार्मिक आंदोलनों ने समाज में समानता, सहिष्णुता और न्याय को बल दिया। सिख पंथ और भक्ति आंदोलन ने जात पात की परवाह किए बिना व्यक्ति और ईश्वर के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। लंगर प्रणाली, जिसमें सामुदायिक रसोई न केवल सामाजिक दूरी को मिटाती थी, बल्कि समुदाय को लोकतांत्रिक आदर्शों, समुदाय के लोकतांत्रिक आदर्शों को मजबूत करती थी। इस तरह स्थानीय स्वशासन के बारे में किस तरह हमारी यह व्यवस्था थी, बल्कि गांधी जी ने तो कहा था कि हम गांव से जो व्यवस्था थी, गांव से लेकर ऊपर तक कैसे व्यवस्था बनती थी, उसको उन्होंने समर्थन दिया था। और कहा कि श्रीमन नारायण अग्रवाल ने भारत के लिए जो संविधान लिखा, जो गांधीवादी संविधान लिखा, उसकी प्रस्तावना खुद गांधी जी ने लिखी और कहा कि संविधान में विचारों के सबसे अधिक नजदीक है। उस संविधान में पंचायतों को लोकतांत्रिक प्रशासन की नींव माना गया, जिसके ऊपर देश की लोकतंत्र की इमारत खड़ी हुई है। और मैं बहुत संक्षिप्त में पश्चिम के कुछ विद्वानों ने कैसे हमारी पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्व को बताया है, वो उल्लेख करूंगा। मैक्स मूलर के नाम से आप सभी परिचित होंगे, दुनिया के प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट। उन्होंने कहा था, if I were asked under what disguise the human mind has the most fully developed, I should लंबा पैरा है जिसमें कहा है हमें, I should point to India। लोकसभा के पूर्व महासचिव और लीजेंडरी, वो अपने काम से बहुत ही मानक स्थापित करने वाले लोगों में माने जाते हैं और विश्वास कर सकते हैं। अपनी पुस्तक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, लॉज, प्रिविलेजेस, प्रैक्टिसेस एंड प्रेसिडेंट्स में ब्रिटिश इतिहासकार थॉमसन को उद्धृत किया है। थॉमसन ने प्राचीन भारतीय प्रतिनिधि संस्थाओं को उनके अनुशासन, कामकाज और नियम को देखकर कहा कि ऐसा लगता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स और लंदन काउंटी काउंसिल के नियम इन्हीं प्राचीन संस्थाओं से लिए गए। मैं एक बार हाल में हमारे समय के बड़े जाने माने पत्रकार और इंदिरा गांधी जी से लेकर पंडित जवाहरलाल जी से, गोविंद वल्लभ पंत से, राजेंद्र बाबू से सबसे बड़ा गहरा लगाव था। बड़ी मशहूर किताब है भारत को, अगर भारत की आजादी के दौर को समझना है, इंडिया फ्रॉम लॉर्ड कर्टन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास की। उसमें वो प्रसंग बताते हैं। एक बार मैं विदेश गया तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं जॉर्ज बर्नार्ड शाह से मिलूं। जॉर्ज बर्नार्ड शाह आमतौर से लोगों से मिलते बहुत कम थे। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य हुआ, उन्होंने मुझे समय दिया और बुलाया। तो बुलाकर जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कहा कि मैं आपकी बात सुनने के लिए, आपसे चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया, मैं ये जानने के लिए बुलाया हूँ कि
दुनिया की जब सारी सभ्यताएं खत्म हो गई तो क्या कारण है भारत सभ्यता बची रही? इसके बाद जब दुर्गादास ने जवाब दिया, वो मध्यकाल का है, बात है कुछ ऐसी हस्ती की बेटी नहीं, हमारे ग्रीक लोग यहाँ सब दुनिया से पर क्यों हजारों वर्ष तक हमारी सभ्यताएं रही? यही जो कर्नाटक साहब जानना चाहते थे। दुर्गादास ने कहा है, लिखा उस पुस्तक में कि हमने बताया कि हमारे जो पुरानी प्राचीन परंपराएं थी, जो सामाजिक ढांचा था, जिसमें समाज महत्व था, उनकी मजबूती के कारण हमारी सभ्यता टिकी रहती। अमेरिका मशहूर लेखक इतिहासकार और दार्शनिक विल डुरेंट ने अपनी पुस्तक द केस फॉर इंडिया, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, कभी पढ़िएगा, भारत के बारे में पढ़ी। वो दुनिया के इतिहास लिखने निकले थे, जब भारत पहुंचे तो भारत की जो दुर्दशा देखी अंग्रेजों के जमाने में, उसको किताब उन्होंने लिखी, बड़ी पुरानी किताब है द केस ऑफ इंडिया। उसमें जो कहते हैं भारत हमारे जीवन दर्शन की मां, ग्रामीण समाज की स्वतंत्रता के रूप में वो लोकतंत्र की माता है, भारत माता हम सबकी माता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा उसी लोकतांत्रिक स्पिरिट को गांधी जी, विठल भाई जैसे स्वदेशी स्वराज के लिए, मूल्यों के लिए इन नेताओं ने अपना संघर्ष किया। महात्मा गांधी का लोकतंत्र सामाजिक नैतिकता से अलग नहीं था। बिना समावेशी लोकतंत्र के वे देशव्यापी हिंसक आंदोलन कैसे खड़ा कर पाते? हमारे स्वतंत्रता संग्राम की मूल धारणा थी कि कोई भी शासक प्रजा की सहमति और प्रतिनिधित्व के बिना शासन नहीं कर सकता। इसी दृढ़ विश्वास के कारण ब्रिटिश सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू करना पड़ा, ताकि ब्रिटिश भारत में भारतीयों के प्रशासन का प्रतिनिधित्व मिल सके। 1919 एक्ट के तहत 1921 में जब पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, तब नियम के मुताबिक पहले अध्यक्ष सरकार द्वारा जो अंग्रेज अफसर शासित फेडरिक व्हाइट बने, लेकिन उनके बाद अध्यक्ष के चुनाव के लिए स्वराज पार्टी के श्री विठल भाई पटेल के नाम का प्रस्ताव हुआ। जब विठल भाई पटेल को सदन की पीठ स्वीकार करने के लिए ऊपर बुलाया गया, तो उस वक्त एमसी छागला ने अपनी बड़ी मशहूर पुस्तक लाइफ एंड वर्क्स ऑफ विठल भाई पटेल में लिखा है कि वो बगल वाले सदस्य से यह कहते हुए उठे कि अब इन बेईमानों को, स्काउंड्रल्स को मालूम पड़ेगा कि मैं आगे क्या करता हूं। अनकोट। लेकिन एक बार जब वो चेयर पर बैठे तो विठल भाई पटेल पंच परमेश्वर की मर्यादा से स्वयं बन गए। उन्होंने एक निष्पक्ष पंच की भूमिका का बखूबी निर्वहन किया। उन्होंने सदन की प्रक्रिया और प्रणाली को स्थापित करने में जिन मर्यादाओं और मूल्यों का पालन किया, वही आज भी हमारे लिए प्रासंगिक और मापदंड है। हमारे संस्थापकों द्वारा तैयार किया संविधान हमारे सदियों पुराने लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। इसमें आधुनिक लोकतंत्र के विभिन्न संवैधानिक संस्थान, परंपराएं और प्रथाएं जरूर हैं, पर इसका आधार हमारी लोकतांत्रिक आत्मा है। यही लोकतांत्रिक भावना है जिसकी वजह से भारतीय लोकतंत्र आज भी जीवंत है। जिन पश्चिमी विद्वानों में आपको दर्जनों ऐसे पश्चिमी लोगों का नाम बता सकता हूँ, उन्होंने किताबें लिखी पिछले 50-60 वर्षों में और कहा कि भारत के लोकतंत्र खत्म होने वाला। कोई की किताब से शायद 60 के दशक में इंडिया द मोस्ट डेंजरस क्रिकेट, एक पत्रकार हुए शायद सैमुअल ने कुछ उनका नाम बोला, उन्होंने तीसरे हमारे चुनाव के दौरान घोषित कर दिया अपने अखबार में, डेली मैक्सवेल सर, उन्होंने घोषित कर दिया कि भारत में चुनाव अंतिम हो रहे हैं। तो ये पिछले 75 वर्षों में ये पश्चिम के लोग कहते हैं, लेकिन 75 वर्षों बाद भी आज हमारा लोकतंत्र कितने मजबूत हो रहा है, 77 वर्ष में लगभग प्रवेश कर चुके हैं। इसके विपरीत हमारे पड़ोसी देशों में फिर युद्ध, सैन्य तख्ता, तानाशाही, क्षेत्रीय विखंडन और लगातार राजनीतिक अस्थिरता देखते हैं। इसका मूल कारण हमारे संस्कारों में लोकतांत्रिक भावना है। हम आज लोकतंत्र अमृत काल में हमें दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल स्थिति में 2047 का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपना दिया है, उस सपने के तहत विकसित बनना ही है। अपने अस्तित्व को मजबूत रखने के लिए, भारत की अपनी अलग और विशिष्ट पहचान करने के लिए हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, इसके अलावा हम समृद्ध और मजबूत भारत बने। इसलिए हमें पुरानी सारी प्राचीन वो जो गुलामी की निशानी है, जो हमारी मानसिकता में हमें उनसे मुक्त होना पड़ेगा। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, स्वदेशी अपनाने का यही रास्ता है हमारे लिए। आज विश्व दुनिया नौ संरक्षणवाद के दौर से गुजर रहा है। अपनी संप्रभुता और अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होना भारत के लिए विकल्पहीन हमारे लिए वो विकल्प है। मैं आपको कहूँ कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है।
हमारे आचार विचार व्यवहार में स्वदेश की महत्व हो, हमारा अपना इतिहास बोध हो, वही लोकतंत्र सच्चा होगा जिसके इतिहास में देश के हर वर्ग का गौरवपूर्ण योगदान हो, उसका सम्मान किया जाए। हाल के दिनों में हमारी संसद में जो कुछ होता था उसे देखकर प्रायः मेरे मन में यह सवाल उठता था कि क्या हमारा काम इस उद्देश्य के लिए तैयार है कि हमें कैसे और अपने अंदर बदलाव लाना। श्री विठल भाई पटेल की स्मृति में आयोजित इस अवसर पर यह स्वीकार किया जाना आवश्यक है कि जिन मान्यताओं और मान्यताओं की नींव उन मनीषियों ने हमारे लोकतंत्र के प्रारंभिक वर्षों में डाली थी, हम उस धरोहर के साथ न्याय नहीं कर रहे। ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंसेस में विधायी निकायों में बढ़ती अनुशासनहीनता, व्यवधान, नारेबाजी की घटनाओं को लेकर हम लोग चिंता प्रकट करते रहे हैं। संसद का पिछला सत्र भी व्यवधानों की भेंट चढ़ गया। देश की समृद्ध काल में आपने देखा कि हम किस तरह और बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, पर हम उसमें कहीं चुके। आज जब देश आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का नारा दे रहा है, जो हमारे लिए विकल्पहीन स्थिति है, हमारे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष फतह कर रहे हैं, तो क्या हम संसदीय निकायों का काम उनके अनुरूप तेजी से भारत बढ़ने में योगदान कर रहा है? क्या हमारा मूल्यांकन करने का अवसर है? विठल भाई पटेल का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। उनकी स्वराज्य पार्टी ने चुनावी से लड़ा था कि सदन में जाकर सरकारी कामकाज को ठप किया जाए। सदन के बाहर महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। निसंदेह विठल भाई पटेल के समय का सदन आज से कहीं अधिक जीवन जागरूक और क्रांतिकारी रहा होगा। सरकारी पक्ष के मुकाबले विपक्ष द्वारा तभी स्थगन प्रस्ताव दिए जाते थे। इसी संदर्भ में 1926 को दिल्ली में ही विठल भाई पटेल के नेतृत्व में आयोजित ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का जिक्र करना चाहूंगा। उस कॉन्फ्रेंस के लिए 36 से ज्यादा बिंदुओं पर यह नामपत्र तैयार हुआ, जिस पर कॉन्फ्रेंस के दौरान विचार किया गया। कॉन्फ्रेंस के तय पाया गया कि सरकार द्वारा किसी सवाल का जवाब देने से इनकार करने मात्र से स्थगन प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं मिल पाता। कोई विषय आवश्यक है या नहीं है तय करने के लिए कोई मानक नहीं निर्धारित किए जा सकते। जनवरी 1928 के ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में तय किया गया कि सरकार के विरुद्ध लाए गए किसी मोशन की विषय वस्तु सरकार के कार्यक्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। यह भी तय हुआ कि स्थगन प्रस्ताव बिजनेस स्पेसिफिक होना चाहिए, न कि पूरे दिन की बिजनेस को सीमित करने के लिए। जिस सदन की अध्यक्षता विठल भाई पटेल ने की, उस समय की बटी हुई राजनीति को यह प्रतिनिधित्व करता था। सरकारी और गैर सरकारी पक्षों के अलावा स्वराज्य और मुस्लिम लीग के सदस्य भी थे। सदन में व्यवधान तभी था 1926 की कॉन्फ्रेंस में ग्रॉसली डिसऑर्डरली कंडक्ट को परिभाषित करते हुए तय किया गया, any conduct which could have the effect of making the conduct of the business in the house impossible। जो चिंताएं हमारी संसदीय प्रणाली की शुरुआत में अंग्रेजों के दौर में थी, वो आखिरी गणतंत्र के 77 वर्षों बाद है। इन व्यवधानों से सदन का समय नष्ट होता है, सदस्यों के अधिकारों का हनन होता है, संसदीय लोकतंत्र में जनता का विश्वास दिखता है। इस संदर्भ में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर चर्चिल का कटाक्ष लोकतंत्र के बारे में याद आता है। The best argument against democracy is a 5-minute conversation with the average man। अगर हम एक आम मतदाता से 5 मिनट बात करें तो हम अपनी कमी कहाँ रहती है हम समझ सकते हैं। हम अपने संसदीय लोकतंत्र को मर्यादाओं के अनुरूप ढालें जो विठल भाई पटेल उस दौर में डाली थी जब देश गुलाम था। आज हम अपनी नीति लिखने, अपना रास्ता तय करने के लिए खुद आजाद हैं, फिर अपनी कमियों के लिए हम किसे दोस्त हैं। हम मिलकर काम करें, स्थिति को और बेहतर बनाएं और मुल्क को 2047 तक विकसित और स्वाभिमान से भरपूर मजबूत देश बनाएं, जिसकी आवाज इसी सदन में हमारे मनीषियों ने, जिनका नाम मैं उल्लेख किया आपको, विपिन चंद्रपाल से लेकर लाला लाजपत राय, पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर के तेग बहादुर सप्रू ने जिनका आह्वान किया, गोखले साहब ने आह्वान किया कि भारत कैसा हो, उस भारत के सपने को साकार करने का यही क्षण है। और जब हम इस ऐतिहासिक अवसर पर विठल भाई पटेल की याद कर रहे हैं तो हम पुनः उस संकल्प से बोध हो, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।